नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आज एक ऐसे खास मेहमान से आपकी मुलाकात मैं करवाना चाहता हूं। हमने तो अपने प्रोग्राम का नाम सत्य की विजय रखा हुआ है, लेकिन जो सत्य के लिए लड़ता रहा हो, हमेशा एक सच्चाई की लड़ाई लड़ना और सच के साथ खड़े रहना उनकी पहचान है। पत्रकार हैं, लेखक हैं, राजनीतिक विचारक हैं, एक सोच समझ में स्पष्ट सुलझाव वाला व्यक्तित्व है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जब थे, तो उनके सहयोगी रहे, उनके ऑपरेशंस, प्रोग्रामिंग, प्रोडक्शन सब कुछ देखते रहे, बहुत करीब से रहे। लालकृष्ण आडवाणी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, तो उप प्रधानमंत्री रहे, उनके साथ उनका बड़ा लंबा सहयोग रहा है। और ब्लिट्स से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक, एक ज़माने में ब्लिट्स को आप शायद जानते हैं कि नहीं जानते, लेफ्ट थिंकिंग का अखबार माना जाता था। हालाँकि उन्होंने उसका रूप भी बदल दिया। तो वहाँ से लेफ्ट टू राइट एक पूरा फुल सर्किल उनके साथ है। लेकिन कोई उनकी नीयत पर, काम करने पर, सोच समझ पर सवाल खड़े नहीं कर पाया। बहुत सारी चीज़ें उनके खाते में लिखी हुई हैं, आप जानते होंगे। सुधींद्र कुलकर्णी साहब, बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। अ, क आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत लंबे समय बाद बहुत आपसे बहुत जुड़ा। धन्यवाद विजय जी। मैं पहली बार आपके कार्यक्रम में आ रहा हूं और शीर्षक जो है सत्य का विजय, जी, ये बहुत ही अर्थपूर्ण है और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। थैंक यू सर, थैंक यू। हम कोशिश करते रहते हैं कि कुछ किया जाए, बेहतर किया जाए। सर कहाँ से शुरू करूँ, क्योंकि आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, इतना अनुभव है, लेकिन मेरे को क्या हुआ कि कल-परसों मैंने खबर देखी एक, जिसमें था कि सुधींद्र कुलकर्णी जी ईरान के कॉन्सुलेट से मिलने गए हैं, मुंबई। आपको तो मैं लंबे समय से जानता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि ये दुनिया सुधींद्र जी की अलग तरीके से चलती है। ये अभी मुल्क में सरकार और देश पता नहीं कहीं चल रहा है, और आप उस वक़्त में ईरान के कॉन्सुलेट से मुलाकात करते हैं। अभी जो ईरान और इज़राइल को लेकर जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, कैसे आप देखते हैं उसको? विजय जी, मैं बंबई में इजरायली कॉन्सुलेट गया और वहाँ के जो कॉन्सुल जनरल है मोहसिन फार्द साहब, उनसे मिला। इसलिए कि मैं समझता हूं कि आज जो जंग चल रहा है, उस जंग में इजराइल इज द एग्रेसर और ईरान इज द विक्टिम। ये जंग कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ? जून 13 तारीख को इजराइल ने ईरान पर आक्रमण किया और यह यूनाइटेड नेशंस चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत यह एक गुनाह है, एक अपराध है। क्योंकि किसी भी एक सार्वभौम देश पर आक्रमण करना यह यूनाइटेड नेशंस चार्टर के खिलाफ है, क्या? अंतरराष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, नैतिकता के खिलाफ तो है ही। और यूनाइटेड नेशंस चार्टर कहता है कि जिस पर आक्रमण होता है उसे आत्मरक्षा का अधिकार है, सेल्फ डिफेंस का अधिकार है। और आज ईरान जो कर रहा है वह आत्मरक्षा के लिए कर रहा है। तो इसलिए जो विक्टिम है उसके प्रति सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए मैं वहां गया। मैं जो ईरान जो कुछ सब कुछ जो करता है उसका समर्थन मैं नहीं करता हूं। एक 2-3 साल पहले वहां एक बहुत बड़ा महिलाओं का एक संघर्ष चला था, आप सब जानते हैं, जी, कि हिजाब के खिलाफ, ठीक है, आपके जो खिलाफ। कंपलसरी हिजाब है उसके खिलाफ लाखों महिलाएं तो सड़क पर उतरी। कई महिलाओं का तो दे लॉस्ट देयर लाइव्स। यस, तो मैंने हत्या की उसका गई। विरोध किया था। हम्म, तो वहां की जो हुकूमत है उसका मैं पूरा समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन इस संदर्भ में ईरान एक विक्टिम है। और ये जो आग वहां लगी है, देखिए,
ये कहां तक फैलेगा, क्या आगे चलकर तीसरा महायुद्ध हो सकता है, इसके बारे में, इस संभावना के बारे में पूरी दुनिया में चर्चा चल रही है। जी यदि इसमें अमेरिका कूद पड़ेगा तो उसके बाद क्या होगा कोई नहीं जानता है। हाँ? तो इसलिए मैं वहां गया और मैंने वहां लिखा, वहां के विजिटर्स बुक में, कि ईरानी लोग मरे या इजरायली लोग मरे, आखिरकार मानव की हत्या हो रही है। आदमी। और मानव मानव जीवन जो है, ह्यूमन लाइफ इज प्रेशियस, irrespective of who is killed, a human being is killed, और दिस मस्ट स्टॉप। यह जंग रुकना चाहिए। और मैंने यह भी लिखा, इस जंग को रोकने के लिए भारत को इनिशिएटिव लेनी पड़ेगी। क्यों? हम कुछ लोग यहां कह सकते हैं कि हमारा क्या है, वो तो दूर दराज जी कुछ चल रहा है, हमें क्यों इसमें पड़ना चाहिए? भाई साहब, भारत आज दुनिया में द मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड। चीन से हमारी लोक संख्या बढ़ गई है। बढ़ गई है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। दुनिया की सबसे बड़ी एक डेमोक्रेटिक नेशन हम है। और सदियों से शांति का उपासक रहा है भारत। तो हमारा दायित्व बनता है कि दुनिया में शांति हो, विश्व का कल्याण हो। इसलिए हमारा एक फर्ज बनता है कि हम अपनी आवाज उठाएं। और मुझे बहुत पीड़ा हुई कि इस युद्ध शुरू होने के बाद भारत सरकार से इस युद्ध रोकने के लिए कोई इनिशिएटिव तो छोड़िए, हमने इसका खंडन भी नहीं किया है। जब यूक्रेन का युद्ध हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सही बात कही थी। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, दिस इज नॉट द इरा ऑफ वॉर, यह युद्ध का युग नहीं है। यानी बहुत बड़ी बात कही थी। तो यही बात आज फिर से दोहराएं मोदी जी। मैं और बिल्कुल। एक जी सॉरी नहीं, आप बताइए। नहीं, तो मैं जो वहां गया, मैं समझता हूं कि आज भारत की जिम्मेदारी है और पूरे अंतरराष्ट्रीय समुदाय की जिम्मेदारी है कि यह युद्ध तुरंत रुके। दे शुड बी एन इमीडिएट सीज फायर। और यह इसको रोकने की जिम्मेदारी ये सिर्फ अमेरिका की नहीं है। सिर्फ अमेरिका की ओर, ट्रंप की ओर हम देखते रहे, और ट्रंप जो करेगा उसको हम माने। ये ट्रंप कौन होते हैं भाई साहब? ये कि दुनिया ने उनको एक पूरी जिम्मेदारी सौंपी है क्या कि आप ही इसको संभालिए? व्हाट काइंड ऑफ ग्लोबल डेमोक्रेसी इज दिस? ये भारत को शोभा नहीं देता है। लेकिन सर, जो भारत का रुख है अभी इसी मसले पर, इस पर एक सवाल ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम लोग। मुझे कहा गया कि हमारी जो विदेश नीति है उसमें कहा गया है कि फ्रेंड्स टू ऑल, पार्टनर बाय प्रायोरिटी, और पॉलिसी इज कंटिन्यूटी विद चेंज। एक बात और कही गई कि आप पता नहीं कौन सी पॉलिटिक्स विदेश नीति की बात करते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट की। अब हम नॉन अलाइन से मल्टी अलाइन डिप्लोमेसी में चल रहे हैं। तो आज जो ईरान इराक की मौजूदा स्थिति है, जो भी है, आप उसे विक्टिम कहते हैं, कुछ भी कह रहे हैं, उसमें भारत के रुख को आप कैसे देखते हैं? क्या हम उस पर चल रहे हैं? और आप प्रधानमंत्री रहे, वाजपेयी जी के साथ भी आपने रहे हैं, क्या उसकी कंटिन्यूटी हमारे साथ चल रही है या दिस इज कंटिन्यूटी विद चेंज? देखिए, कंटिन्यूटी विथ चेंज, यानी प्रकृति का नियम है, उसमें परिवर्तन तो होता ही रहता है, होना भी चाहिए। लेकिन परिवर्तन के साथ कुछ यूनिवर्सल एटर्नल प्रिंसिपल्स होते हैं। कुछ चीजें बदलती नहीं है। चेंज विथ कंटिन्यूटी, व्हाट शुड कंटिन्यू?
यानी जो रहने वाली जो बात है, यानी जो पूरी मानवता का हित है, वह हित वो कभी चेंज नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि विश्व की शांति, भाईचारा, सबका भला, ये जो है ये तो बदलने वाली चीजें नहीं है। तो इसलिए आज हम यह नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी की जो बेसिक वैल्यूज है वो भी बदल गए हैं। वो कैसे बदल सकते हैं? आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी की उनका जिक्र किया। मैं श्रद्धेय वाजपेयी जी के साथ मैंने काम किया है और मैं समझता हूं कि वो मेरे जीवन का वो सबसे अच्छे दिन थे। ही वॉज अ ग्लोबल स्टेट्समैन। ही वॉज नॉट जस्ट इंडियाज प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री बनने से पहले 1977 मार्च 1977 जब जनता पार्टी की सरकार बनी, मुरारजी देसाई की नेतृत्व में सरकार बनी जनता पार्टी की, और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय विदेश मंत्री बने। यूट्यूब पर एक वीडियो है, मैं चाहूंगा कि आप उसे जरा चलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है। आज के जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, मंत्रीगण हैं और प्रधानमंत्री भी, वाजपेयी जी भारत रत्न उनको दिया, लेकिन उनकी बात सुनते हैं क्या? उस भाषण में रामलीला मैदान में लाखों लोगों के सामने अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, दिस इज 1977, कि इजराइल ने जो इलीगली ऑक्यूपाई किया है फिलिस्तीनी जमीन पर, उसको खाली करना पड़ेगा। और जो फिलिस्तीनियों की जमीन है वो फिलिस्तीनियों को जानी चाहिए। ये बिल्कुल साफ शब्दों में जब विदेश मंत्री थे उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक है। आज परिस्थिति क्या बदली है 1977 टू 2025। आज भी इजराइल पैलेस्टीनियंस की जमीन पर अवैध आक्रमण किया है, कब्जा किया है, और ना सिर्फ कब्जा किया है, आप आज गाजा की जो हालत है देखेंगे, उसका पूरा ध्वंस कर दिया है। ये तो अभी एक सप्ताह से इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है, ईरान पर उसने आक्रमण किया है, लेकिन गाजा पर आक्रमण तो 2 साल से चल रहा है। 2 साल से वो युद्ध चल रहा है। 2 साल, आज 2 जंगें चल रही है। तो गाजा पर 2 साल से लगभग 55,000 मासूम लोग मारे गए हैं। 1/3 of them are children। और हिंदुस्तान चुप है। एक सप्ताह पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक प्रस्ताव आया कि गाजा में तुरंत
सीज फायर होना चाहिए, इमीडिएट एंड परमानेंट सीज फायर होना चाहिए, ये प्रस्ताव आया। उस प्रस्ताव पर दुनिया के 149 नेशंस दे सपोर्टेड दिस रेजोल्यूशन। अमेरिका वोटेड अगेंस्ट इट और हिंदुस्तान ने क्या किया? हिंदुस्तान अब्स्टेन्ड। यानी वाजपेयी जी क्या कह रहे थे? वाजपेयी जी कह रहे थे कि फिलिस्तीनियों की जमीन इजराइल को वापस देना पड़ेगा। आज वापस जमीन देने की बात तो छोड़िए, उनकी जान चली जा रही है और भारत चुप है। तो मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आज की जो भारतीय जनता पार्टी है, ये क्या वाजपेयी जी की पार्टी है? इस संदर्भ में विजय जी, मैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक रेफरेंस देना चाहता हूं। 1967 में पहला अरब इजरायली युद्ध हुआ। उस समय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जीवित थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय इज द गाइड एंड फिलोसोफर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी। तो उन्होंने लिखा उस समय, आडवाणी जी के आत्मचरित्र में इसका पूरा जिक्र है, पूरा है। दीनदयाल उपाध्याय जी ने लिखा है कि हमें सिर्फ कांग्रेस वाले अरब का समर्थन कर रहे हैं, इसलिए हम वी शुड नॉट ब्लाइंडली सपोर्ट इजराइल, वी शुड जज एवरीथिंग ऑन इट्स मेरिट्स। दीनदयाल जी क्या कहते हैं कि सिर्फ इजराइल, कांग्रेस अरब का समर्थन कर रहा है इसलिए भारतीय जनसंघ, भारतीय जनसंघ था, हाँ? हम इजराइल का समर्थन करें ये गलत होगा। हर एक विषय का अपने मेरिट पर हम समर्थन या खंडन ये तय करें। तो इसी बात को जिस लाल किले के अटल बिहारी वाजपेयी जी के भाषण का मैंने जिक्र किया है, उसी भाषण में वाजपेयी जी भी कहते हैं कि हम हर एक विषय को अपने गुण और अवगुण पर तय करेंगे। तो मैं ये फिर से सवाल पूछना चाहता हूं, यदि आपका प्रोग्राम यदि देखने वाले भारतीय जनता पार्टी के कोई लोग होंगे, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आज की भारतीय जनता पार्टी, क्या ये दीनदयाल उपाध्याय जी के रास्ते पर चल रही है? क्या यह अटल बिहारी वाजपेयी जी के रास्ते पर चल रही है? ये सवाल है। वो आत्मचिंतन करें। यहाँ दो धाराएं चल रही है और भारत चुप है। नहीं, ये कहा गया कि आप क्या बात करते हैं, इजराइल हमारा दोस्त है, हमारे साथ है, हमें हथियार दे रहा है, हमें तमाम तरीके की बात कर रहा है। और ईरान और इजराइल को भी ले लें तो इजराइल के साथ हमारी दोस्ती, ईरान के साथ भी हमारी दोस्ती रही, एक संबंध पुराना रहा है, लेकिन इजराइल हमारी प्रायोरिटी है, इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल हमारा सहयोगी है, तमाम तरीके की मदद वो करता रहा है। इवन कहा गया कि कारगिल में भी इजराइल ने हमारी मदद की थी। तो आप नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं, हम अपनी दोस्ती, जरूरत और मौजूदा जो स्थिति है उसका साथ रखें कि नहीं रखें। इंटरेस्ट, उसमें कहा गया कि हमारा नेशनल इंटरेस्ट किस चीज में है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए, नेशनल इंटरेस्ट तो जरूरी है, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट से बढ़कर इंटरनेशनल इंटरेस्ट की बात होती है। मैंने फिर एक बार दीनदयाल उपाध्याय जी का मैं रेफरेंस देना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही है कि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो दीनदयाल उपाध्याय जी की एकात्म मानव दर्शन, ह्यूमनिज्म, नॉट नेशनलिज्म बट ह्यूमनिज्म, यानी देश से बढ़कर ह्यूमनिज्म, मानव समाज, मानव हित, विश्व कल्याण,
दैट शुड बी द फर्स्ट प्रिंसिपल। सिर्फ इजराइल ने हमें कुछ वेपन्स दिए या और कुछ मदद दी, इसका यह मतलब नहीं है कि हम आंख बंद करके उसका समर्थन करें। यदि इजराइल गलत करता है तो यह आप गलत कर रहे हैं यह कहने की नैतिक शक्ति भारत में है या नहीं? भाई साहब, जो इजराइल की जो लोक संख्या है ना, मैं बंबई में रहता हूं, बंबई के एक घाटकोपर इलाके में जितनी आबादी पॉपुलेशन है उतनी पॉपुलेशन इजराइल की है। हम 145 करोड़ लोग हैं। क्या हमें इतनी शक्ति नहीं है, नैतिक शक्ति, इजराइल को बताने की आप ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये आपके हित में कह रहे हैं हम, ये मत करिए। सर, इजराइल और ईरान से आगे चलते हैं, हमारे और क्लोज थोड़ा सा पड़ोस में पहुंचते हैं, पाकिस्तान। मैं एक बात इसमें जोड़ना चाहता हूं विजय जी। जी, इजराइल ने हमारी मदद की, लेकिन इस ईरान, भाई साहब, ईरान हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है। मैं एक सिर्फ उदाहरण देना चाहता हूं। हमें आज पाकिस्तान के साथ हमारी दुश्मनी के कारण वी आर कट ऑफ फ्रॉम अफगानिस्तान, वी आर ऑल्सो कट ऑफ फ्रॉम सेंट्रल एशिया एंड वेस्ट एशिया। हमें वी डू नॉट हैव अ लैंड एक्सेस टू अफगानिस्तान, टू ईरान, टू सेंट्रल एशिया, क्योंकि वहां जाने के लिए हमें पाकिस्तान के से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ दुश्मनी के कारण हम जा नहीं सकते। तो एक रास्ता क्या निकला कि हम समुंदर से ईरान का एक जो पोर्ट है, बंदरगाह चाबहार, हम वहां से एक, ईरान हमें रास्ता देगा। ईरान हमें अफगानिस्तान जाने के लिए और आगे चलकर सेंट्रल एशिया जाने के लिए, भारत और ईरान के बीच ये एग्रीमेंट है जी। और इस एग्रीमेंट के तहत हम वहां वी आर एक्चुअली डेवलपिंग अ पोर्ट एट चाबहार, जिसके चलते हमें पूरा सेंट्रल एशिया जाने के लिए रास्ता मिलेगा और वहां से यूरोप जाने के लिए रास्ता मिलेगा। क्या इसका महत्व नहीं है हमारे विकास के लिए? मैं दूसरी बातों को यहां लाना नहीं चाहता हूं, जैसे ईरान ने कश्मीर के मसले पर भारत का समर्थन दिया है। सो लेट अस नॉट ब्लाइंडली सपोर्ट इजराइल। ओआईसी के वक्त भी उन्होंने साथ हमारा दिया, जब ओआईसी के देश उसके साथ कश्मीर को लेकर। सही बात है जी सर। यहाँ से थोड़ा आपने फिर पाकिस्तान का जिक्र कर ही दिया, तो पाकिस्तान के मसले पर आपका बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, वाजपेयी सरकार का, और वाजपेयी जी ने जिस तरह से पाकिस्तान को लेकर काम किया 98-99 में नहीं, 77 में भी जब वो विदेश मंत्री बने तब भी, और तब तो लोगों को शक था, उन्होंने कहा भी कि भाई लोगों को लगता था कि एक राइट विंगर जो है आएगा तो पाकिस्तान के साथ कैसे संबंध बनेंगे। लेकिन जब 99 में और उसमें 98 में जब सरकार बन गई हमारी भारतीय जनता पार्टी की वाजपेयी जी के नेतृत्व में, और आप लाहौर गए, बस लेकर गए, और उसमें जिस तरह का समझौता हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन हुआ, लेकिन उसके बाद कारगिल हो गया, ठीक है। उसके बाद भी आपने शिखर वार्ता की मुशर्रफ के साथ। तो आज मैं इससे आगे चलाएंगे क्योंकि और क्या क्या हुआ, लेकिन क्या आप जो मौजूदा हमारी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, पहलगाम हुआ है, ये सब को देखकर भारत की पाकिस्तान को लेकर नीति से आप सेटिस्फाइड हैं, वाजपेयी टू मोदी? मैं फिर वहीं से वहां आता हूं, और सरकारों को तो छोड़ दें हम। विजय जी, सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं ताकि इसको लेकर किसी के मन में दुविधा न हो, कंफ्यूजन न हो। पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ा रहा है और आतंकवाद को एक प्रॉक्सी वॉर के रूप में हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी अभी जो पहलगाम का घटना हुई है, अटैक हुआ,
वह भी यही दर्शाता है कि पाकिस्तान सुधरा नहीं है। अब इससे हाउ डू वी डील विद दिस? पाकिस्तान को तो सबक सिखाना ही होगा। अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए एक मिलिट्री का एक रास्ता है जो ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ उसी से बात नहीं बनेगी। इस संदर्भ में मोदी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी 2016 में केरल में एक भारतीय जनता पार्टी की रैली में उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के अवाम से डायरेक्ट बात करेंगे और कहेंगे कि आप आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाइए। आप उस भाषण को आप बता सकते हैं, यानी ये तो इंटरनेट पर है, यूट्यूब पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के साथ हमारा जो रिश्ता होना चाहिए या जो कि हमारा एक अप्रोच होना चाहिए, इट शुड बी अ 2 ट्रैक अप्रोच। उसका जो दूसरा ट्रैक है यानी जनता के साथ संवाद, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए महत्व है कि पाकिस्तान स्वयं या पाकिस्तान का अवाम वह स्वयं आतंकवाद का शिकार है। भारत में जितनी आतंकवादी घटनाएं हुई है उससे ज्यादा घटनाएं पाकिस्तान में हुई है। बिकॉज उन्होंने एक भस्मासुर को पाला। उनकी सोच थी कि ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाएगा या अफगानिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन पिछले 10-20 सालों में द स्नेक दैट दे नर्चर्ड एंड नरिश्ड, वो सांप तो उन्हीं को खा रहा है। लेकिन सर इसमें एक लाइन जोड़ना चाहता हूं मैं, क्योंकि बहुत आपने जो बात कह दी वो तो फिर वही नया विवाद खड़ा हो जाएगा। नया क्या, ये विवाद ही है। आप पाकिस्तान को आतंकवाद का पीड़ित कहेंगे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने शर्म शेख में वही कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों आतंकवाद के पीड़ित देश हैं। तो हम तो इससे तो आप दोनों एक विक्टिम बना रहे हैं उनको, जो टेरर पर लगातार कर रहे हैं। नहीं, ये भारत सरकार के रुख की बात मैं आपको कह रहा हूं कि ये बात तो हमें बर्दाश्त ही नहीं है ना कि आप ये कहें कि विक्टिम है दोनों लोग, पहली बात। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि गोली और बोली साथ नहीं चल सकती, खून और पानी साथ नहीं बह सकता, ट्रेड और टेरर साथ नहीं चल सकता, तो ये जो रुख है, यही तो बात होती है। ये जो आप सुधीर जी पुरानी बातें कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये नया भारत है। मैं आपसे विजय जी मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब मोदी जी लाहौर गए 2015 दिसंबर 2015 में गए, क्या उससे पहले आतंकवादी घटनाएं नहीं हुई थी? फिर भी गए, उसके बाद भी आतंकवादी घटनाएं हो रही है। जब वाजपेयी जी लाहौर गए उसके पहले भी आतंकवादी घटनाएं हुई थी, उसके बाद भी हुई है। अब भारत सरकार कह रहा है कि हम वी विल नॉट अलाउ एनी एक्सटर्नल पावर टू मीडिएट। बहुत सही बात है, हम ट्रंप को कह रहे हैं कि आपका इसमें हस्तक्षेप नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह जो मामला है सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच है। अब भारत और पाकिस्तान के बीच है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसलिए भारत और पाकिस्तान के अवाम के बीच बातचीत होनी चाहिए। सरकार को तो आगे चलकर बातचीत करना ही होगा, लेकिन आधार क्या, इसका आधार क्या होना चाहिए? इसका आधार यह हो कि पाकिस्तान शुड कमिट टू स्टॉप टेररिज्म। और इसमें मैं एक आपसे, इससे पहले कई पाकिस्तान के कई नेता वो स्वयं कहते हैं
कि ये हमारे हित में नहीं है। यानी आज फील्ड मार्शल असीम मुनीर, उसके पहले जो उनके सेना के अध्यक्ष थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा, आप उनके बयान सुनिए, उनके स्पीचेस सुनिए। वो कहते थे कि नहीं, ये जो टेररिज्म को हमने पाला है ये खतरनाक है, भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे होने चाहिए, ये जनरल बाजवा ने कहा है। और वहां और भी, तो मैं ये कह रहा हूं, इस बात को मैं पूरा करना चाहता हूं कि अंततोगत्वा हमें पाकिस्तान के अवाम के साथ और पाकिस्तान के हुकूमत के साथ भी बात करना होगा, लेकिन बात का आधार क्या हो? पाकिस्तान मस्ट स्टॉप टेररिज्म। हम ये जो ऑपरेशन सिंदूर, और एक घटना होगी, उसके बाद फिर से ऑपरेशन सिंदूर होगा और होगा, तो वी हैव टू फाइंड अ वे आउट ऑफ दिस, एंड ओनली द टू कंट्रीज कैन सिट टुगेदर एंड फाइंड अ वे आउट। कोई तीसरा तो आने वाला नहीं है। नहीं, मसला यह नहीं है ना सर, मसला यह है, आपने कहा कि पाकिस्तान ने कहा कि वो जनरल बाजवा का आपने जिक्र किया कि वो आतंकवाद को खिलाफ है। वो तो पाकिस्तान ने तो 2004 में भी कहा था, जब वाजपेयी जी सार्क समिट में गए थे। वो जो आपने 17 लाइन का डिक्लेरेशन किया था सार्क समिट में, उसमें भी तो कहा था कि पाकिस्तान जो है अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देगा, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देगा। तो उनकी, और आपने तो 99 में आप गए थे उस बस में, लाहौर का डिक्लेरेशन में, लेकिन उनका भरोसा क्या करें, वो तो कारगिल कर देते हैं। फिर वो आप जनरल परवेज मुशर्रफ को बुलाते हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन वो तो कांधार भी करते हैं, वो तो फिर संसद पर भी हमला करते हैं, फिर वो मुंबई में वो भी करते हैं, 26/11 भी करते हैं। तो उनका भरोसा क्या करें? ये रोज रोज आप जैसे लोग कहते हैं कि नहीं आप उन पर भरोसा करना चाहिए। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं भाई साहब, आप कि भरोसा करना, हाँ, मैं भरोसा करो या आंख बंद करो ये बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि उनको सबक भी सिखाना होगा, क्योंकि दे मस्ट नो द कॉस्ट ऑफ सपोर्टिंग टेररिज्म। और उनको अब ये ऑपरेशन सिंदूर से उनको एक सबक मिली है, हाँ, आगे चलकर इससे भी बड़ा कॉस्ट उनको देना पड़े। वो एक ट्रैक है। और दूसरी ट्रैक क्या है, जो मैं फिर एक बार, जो मोदी जी ने स्वयं कहा था, मैं उसी को दोहरा रहा हूं। मोदी जी ने क्या कहा था कि हम डायरेक्टली पाकिस्तान की जनता से बात करेंगे। तो मैं तो यही बात कर रहा हूं कि हम पाकिस्तान की जनता जो है, या पाकिस्तान के जो सिविल सोसाइटी है, या पॉलिटिकल पार्टीज है, या मिलिट्री में भी जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हो, उनके साथ हमारी एक डायलॉग शुरू होनी चाहिए। लेकिन सर अब तो ये कहना भी ठीक नहीं कि उस जमाने से, जब मोदी जी ने कहा तब से सिंध में पानी बहुत बह गया, अब तो हमने सिंध का पानी भी बंद कर दिया। मैं ये समझना चाहता हूं आपसे कि जो वाजपेयी डॉक्ट्रिन है, उस पर फिर से मैं आपके, क्योंकि आपका अनुभव उस पर है, क्या उससे कोई फायदा हुआ हमें पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर? बहुत साफ साफ सवाल है, क्योंकि अब सरकार कह रही है ये नया भारत है, ये सब चलेगा नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने सब कुछ देखा है, लेकिन मैंने थोड़ा बहुत इतिहास देखा है। कोई भी देश सिर्फ एक ही ट्रैक पे नहीं चलता है। वी शुड ऑलवेज हैव फ्लेक्सिबिलिटी इन आवर अप्रोच। ये कहना कि वाजपेयी जी की डॉक्ट्रिन या ये सब पूरी फेल हो गई है, या इररेलेवेंट हो गई है, या नया भारत है, हाँ, अरे भाई, ये नया भारत है तो क्या सिर्फ ये ऑपरेशन सिंदूर से ही ये रास्ता निकलने वाला है? वो तो मिलिट्री जो करेगी उतना मिलिट्री करेगी, लेकिन उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। 4 दिन के बाद ये युद्ध खत्म हो गया, बंद हो गया। अब ये क्यों बंद हुआ,
कैसे बंद हुआ ये अलग बात है। हाँ, लेकिन ठीक है, हमने जितना उनको सबक सिखाना था उतना सबक सिखा दिया। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि पाकिस्तान में इस बात पे वाजपेयी जी कारगिल युद्ध के बाद भी उन्होंने मुशर्रफ को बुलाया जी। और उसके बाद आपने 2004 की जो बात कही, 2004 में उसी मुशर्रफ ने लिखित रूप में कहा कि हम हमारी जमीन को टेररिज्म के लिए इस्तेमाल करने नहीं। अब मोदी जी को भी आई एम प्रेडिक्टिंग, ये मेरी भविष्यवाणी है, आप लिख के लीजिए, आगे चलकर पाकिस्तान के साथ वार्ता करनी होगी, बातचीत करनी होगी। सर, अभी आपने सीज फायर का जो जिक्र किया, बहुत सारे लोग देश में, विपक्षी पार्टियां, खासतौर से राहुल जी जैसे लोग, और बहुत सारे लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के भी समर्थक हैं, बहुत सारे लोग, देश के भी बहुत सारे लोग, कि भाई अभी हमारे पास मौका था कि अभी हिसाब कर देते या सिखा देते सबक पाकिस्तान को, तो अचानक हमने सीज फायर कर दिया। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सीज फायर तो होना ही था। मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। क्या ये परमानेंट एक बड़े युद्ध में यदि ये डेवलप होता, तो उसके नतीजे क्या होते, वो हम अभी इजराइल और ईरान में जो हो रहा है हम देख रहे हैं। वह जो आग है वो यहां तक नहीं आनी चाहिए। तो सीज फायर जो है सही हुआ। ये कहना कि अरे ये मौका था तो जाओ पूरा पीओके ले लो, ये कहने के लिए बहुत आसान है। पिछले 11 साल से मोदी जी सरकार चला रहे हैं। इन 11 सालों में क्या पीओके का एक स्क्वायर इंच हम ले पाए हैं? तो इसलिए ये एक बात बिल्कुल साफ है भाई साहब, ना पाकिस्तान हमारे कश्मीर को ले सकेगा, ना हिंदुस्तान पीओके को मिलिट्री माध्यम से ले सकेगा। इसलिए हमें एक दूसरा कोई हल ढूंढना पड़ेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। समझिए कि और एक ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो क्या हम उससे पीओके लेने वाले हैं? पीओके लेने का ही मकसद था, तो अभी मौका था, क्यों नहीं लिया? जरा सोचिए ना, क्यों सीज फायर किया गया? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव था, मोदी जी का ऑब्जेक्टिव, मिलिट्री का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल साफ था। वो जब ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ तो बंद हो गया। तो इससे पता क्या चलता है कि आगे भी हम मिलिट्री का इस्तेमाल करके हम पीओके लेने वाले नहीं हैं। हाँ, ये मैं जो अब कहने वाला हूं, ये बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। ये सत्यवाणी है। आपका प्रोग्राम का नाम है सत्य का विजय, तो मैं एक सत्यवाणी कहना चाहता हूं कि हम युद्ध करके हम पीओके नहीं ले सकते हैं, और पाकिस्तान और एक जंग करके हमारा कश्मीर नहीं ले सकता है। तो इसलिए वापस हमें जो वाजपेयी जी का रास्ता था, मनमोहन सिंह जी का रास्ता था, कि भारत और पाकिस्तान मिलकर कश्मीर का एक ऐसा सॉल्यूशन निकाले जो हमें भी मंजूर हो, उन्हें भी मंजूर हो, पाकिस्तान कश्मीर की जनता को भी मंजूर हो। ये जो 4 पॉइंट फॉर्मूला, उसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। यानी हम कहने के लिए बार बार हमारे मंत्रीगण कहते हैं हम तो पीओके लेके रहेंगे, पीओके लेके रहेंगे। ले लीजिए ना,
क्यों नहीं लिए आप? मौका था। तो इसलिए थोड़ी समझदारी चाहिए, थोड़ी रैशनैलिटी चाहिए। सर एक चीज अटल बिहारी वाजपेयी जी ये कोई ये नहीं, सबसे सुलझे हुए भारत के प्रधानमंत्री, जितने भी प्रधानमंत्री हुए पाकिस्तान के बारे में सबसे सुलझे हुए अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। 1971 में युद्ध हुआ, भारत जीत गई, फिर भी यानी जीता हुआ राष्ट्र, जीती हुई मिलिट्री, हम एलओसी पार करके पीओके नहीं, पीओके लिए क्या हमने? मैं सवाल पूछना चाहता हूं। नहीं तो यही तो सवाल सब पूछ रहे हैं था। हाँ सर, यही तो सवाल पूछ रहे हैं कि 71 में क्यों नहीं किया, हमारे पास मौका था। बल्कि तो मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं ये समझौते की टेबल पर कैंसिल कर दिया आपने। मैं विजय जी के ये पूछना चाहता हूं कि नया भारत, आज का नया भारत है ना, तो नया भारत क्या पीओके लेने वाला है? नया भारत है, ये पुराना भारत नहीं है, इंदिरा जी का भारत नहीं है, वाजपेयी जी का नहीं है, मनमोहन सिंह जी का नहीं है, ये नया भारत है और नया भारत पीओके लेके रहेगा। मैं एक इसमें और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जोड़ना चाहता हूं। 2019 में जब आर्टिकल 370 को रद्द किया गया, उस समय पार्लियामेंट में एक भाषण है गृह मंत्री जी का। उन्होंने कहा कि हम पीओके भी लेंगे और अक्साई चिन्ह भी लेंगे। याद है आपको? अक्साई चिन्ह भी लेंगे। अक्साई चिन्ह की बात हो रही है क्या अभी? क्या किसी मंत्री ने, भारत सरकार के किसी मंत्री ने या गृह मंत्री ने इस बात को दोहराया है कि हम अक्साई चिन्ह लेंगे? हम यदि पीओके नहीं ले सकते हैं तो अक्साई चिन्ह क्या लेने वाले हैं हम? तो इसलिए ये हम इस बहकावे में नहीं जाना चाहिए। आप चैलेंज कर रहे हैं या भरोसा नहीं कर रहे हैं नए भारत पर? ना 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 भाई साहब, मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं। हमें जो हकीकत है उस हकीकत को समझना चाहिए। वी हैव टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। और ये कहने के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे मंत्रीगण कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हम टू फ्रंट वॉर लड़ेंगे। टू फ्रंट वॉर का हाँ, ये भी बात हुई है। तो इसलिए जो मिलिट्री अपनी काम करेगी, लेकिन पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। और जब मैं डिप्लोमेसी कहता हूं, डिप्लोमेसी में पीपल्स डिप्लोमेसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन डिप्लोमेसी बाय कैरियर डिप्लोमैट्स। मैं इसको थोड़ा और वाइडर रोल विस्तृत करना चाहता हूं। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो रिश्ते हैं ना, ये बहुत पुराने रिश्ते हैं। यानी पाकिस्तान ये तो 70 साल का मुल्क है, लेकिन सदियों से वो हमारा ही है। उनके भाषा की दृष्टि से, धर्म, संस्कृति, तो हम भारत की जनता, पाकिस्तान की जनता, इनके बीच यदि पीपल्स डिप्लोमेसी शुरू हो जाए, most certainly we will be able to convince the people of Pakistan that you are on a wrong path. कि आप जो कर रहे हैं, आपकी हुकूमत जो कर रही है, ये आपको, यानी आज पाकिस्तान की हालत देखिए, ये क्यों हुआ है? इसका एक ही कारण है, भारत द्वेष, भारत के खिलाफ दुश्मनी। इसके कारण पाकिस्तान आज की स्थिति में है। सो इफ पीपल्स डिप्लोमेसी हम यदि बात करने लगे, हम यानी आम जनता, हमारे लेखक, आप जैसे पत्रकार, कलाकार, हमारे एमपीज, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, मैं तो
ये कहना चाहता हूं, हमारे कितने पॉलिटिकल लीडर्स पाकिस्तान गए हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए? जाकर अभी ओवैसी साहब, अभी जो एमपीज का एक डेलीगेशन हर जगह गया, बहुत अच्छी बात है, उसमें ओवैसी साहब भी थे। कई मुस्लिम मुल्कों में जाकर उन्होंने जो बात कही है, आई सैल्यूट हिम, ही डिड अ वेरी गुड जॉब, ही केम आउट एज अ पेट्रियट, इंडियन पेट्रियट। तो मैं ये कहूंगा कि ओवैसी साहब को भेजिए पाकिस्तान। मैं तो ये भी कहूंगा डॉक्टर मोहन भागवत जी जाए वहां, सर उनको ये पूछे। देखिए, मैं ये देखो, ये इस बात, ये कोई दूसरा कोई नहीं कह रहा है, पीपल्स डिप्लोमेसी। जब हम पीपल्स डिप्लोमेसी बढ़ेगा ना, तो पाकिस्तान समझेगा कि हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ हमारी दुश्मनी खतरनाक है, हिंदुस्तान के साथ मित्रता, सहयोग, इससे हमारा भला है। सर पीपल्स डेमोक्रेसी डिप्लोमेसी तो अच्छी बात है, वैसे तो हमने सबसे पहला काम किया कि वीजा कैंसिलेशन का काम किया, लेकिन पीपल्स डिप्लोमेसी की बात करना तो अच्छा लगता है, लेकिन आप जब एक अकेले जनरल परवेज मुशर्रफ को नहीं समझा सकते, तो 30 करोड़ लोगों, 25 करोड़ लोगों को समझाना। और इसमें एक बात मुझे समझाइए, जो आप ही बेहतर तरीके से समझाते हैं, कि जो शिखर वार्ता हुई आगरा में जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ, जितनी मुझे जानकारी है वो लालकृष्ण आडवाणी जी की पहल पर हुई। मतलब उनका एक आइडिया था कि उनको फिर से बुलाया जाना चाहिए और उस पर बात होनी चाहिए, लेकिन जब आखिर में जब वो वार्ता टूट गई, शिखर वार्ता फेल हो गई, तो तब भी ये कहा गया कि आडवाणी जी की वजह से वो फेल हो गई। हालांकि उस फेल होने की शुरुआत राष्ट्रपति भवन के डिनर से हुई थी, और वो आगरा में उनकी जिद की वजह से खत्म हो गई। क्या ये ठीक बात है? बिल्कुल ठीक बात है। क्या हुआ था? देखिए, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान को कोई अच्छा नेता नहीं मिला है अभी तक। कि वहां डेमोक्रेसी इतनी कमजोर है कि कोई अच्छा मौका नेता मिलता भी है तो ज्यादा दिन चलता नहीं है। और ये मिलिट्री के लोग जब आते हैं, वो भी इतने इनकंसिस्टेंट होते हैं, कुछ एडवेंचरिज्म करने जाते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि ये चलने वाला नहीं है। जो मुशर्रफ, ही वॉज द विलन ऑफ कारगिल। उसके बाद 2004 में जब वाजपेयी जी इस्लामाबाद गए, तो वही मुशर्रफ, उसने लिख के दिया कि हम ये करने वाले नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी बातचीत ही छोड़ देंगे। हमें इस, अब ये जो कहा जा रहा है ना कि हम बार बार ऑपरेशन सिंदूर करेंगे, तो मैं इतना ही कहूंगा कि उसी तरह बार बार आप बातचीत भी करते रहिए, उनको कन्विंस करते रहिए, और उनकी भलाई उसी में है, वो आज जानते भी हैं। सो सूनर और लेटर they will realize their mistake, and I can tell you from my own experience, मैं पाकिस्तान कुछ 15 बार गया हूं। मैं कराची लिटरेचर फेस्टिवल में गया था 2017 में, तो मैंने सबके सामने, वहां सैकड़ों लोग थे, उनके सामने मैंने कहा कि मैं उस शहर से आता हूं, बंबई शहर, जिस पर टेररिस्ट अटैक किसने किया, कि आपके शहर के 10 लोग बोट से आए थे और मेरे शहर पे आक्रमण किया, और अभी तक वो पूरा जो षड्यंत्र है, वो 10 लोग तो मारे गए, लेकिन उसके पीछे जो षड्यंत्र है और षड्यंत्रकारी है, उन पर कार्रवाई नहीं हुई है। तो मेरी बात उन्होंने सुनी। हाँ, तो मेरा कहना यह है कि हम जैसे लोग, मैं अकेला नहीं हूं भाई साहब,
हम जैसे हजारों लोग हैं भारत में जो वहां जा सकते हैं और उन्हें इसी भाषा में बोल सकते हैं कि आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। I have met Imran Khan. I have met many other people. तो क्या हम वहां डर के तो बोलने वाले नहीं है, या वहां कुछ बोलेंगे यहां कुछ बोले, ये भी संभव नहीं है। आज के आप जैसे पत्रकार हैं, आप तो बिल्कुल पकड़ लेंगे। तो मेरा कहना ये है विजय जी, आप थोड़ा ये पीपल्स डिप्लोमेसी, मैं तो कहूंगा कि आप जैसे पत्रकार वहां जाएं, वहां के पत्रकारों को यहां बुलाएं, और बातचीत शुरू हो जाए। यानी गवर्नमेंट लेवल पर बातचीत जब होगी तब होगी, लेकिन जनता के बीच में हो, हम उनसे सवाल पूछे और उनकी कोई शिकायत है वो भी हम सुने, इसी से रास्ता निकलेगा ना। लेकिन सर थोड़ा सा मुझे आज ज्ञान दे दीजिए ना कि उस रात क्या हुआ था आगरा में। देखिए, उस रात में मैं वहां प्रत्यक्षदर्शी था, इसीलिए मैं आपसे जानना चाहता हूं। समिट में मैं उन दिनों में मैं प्रधानमंत्री कार्यालय में अटल जी के साथ काम करता था। मैं तो वहां एक बहुत ही अच्छा मौका पाकिस्तान ने गंवाया। कारण क्या था? कारण एक ही था कि जनरल मुशर्रफ तो प्रेसिडेंट मुशर्रफ बन गए थे। यानी वहां एक नवाज शरीफ को हटाकर उसने अपना पूरा हुकूमत अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद अपने आप को राष्ट्राध्यक्ष बना दिया। उसको लगा कि मैं पूरा ये मान लूं तो वहां पाकिस्तान वापस जाने के बाद लोग मुझे पूछेंगे। इसलिए जनरल मुशर्रफ ने आगरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, ब्रेकफास्ट के समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कश्मीर में जो हो रहा है, these are not terrorists, they are freedom fighters। तो उसी से ये जो आगरा समिट ये खत्म हो गया, फेल हो गया। उसके बाद उनके साथ कोई एग्रीमेंट करना नामुमकिन था, क्योंकि we can never accept the fact that these terrorists are freedom fighters। We can never accept the fact कि यानी कश्मीर आजाद होगा। कश्मीर की आजादी कभी कभी मिलने वाली नहीं है। नहीं तो उस रात में क्या जसवंत सिंह में और अडवाणी जी में इस बात को लेकर मतभेद था? कोई, जसवंत सिंह जी कम्युनिकेट कर रहे थे और वो ये तो हम मुशर्रफ की बात न सुने। जब मुशर्रफ कहने लगे कि ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, तो इस बात पर प्रधानमंत्री और अडवाणी जी के बीच मतभेद कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन जसवंत सिंह जी उस चिट्ठी को पहले अप्रूव कर चुके थे ना। जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने परवेज मुशर्रफ की चिट्ठी दी, मतलब जो ड्राफ्ट था, उस ड्राफ्ट को लेकर आए और वो पेंसिल से बार बार करेक्ट किया जा रहा था। तो फाइनल ड्राफ्ट जब वो अडवाणी जी के पास लेकर आए तब वो बात अटकी, ऐसा कहा है मुशर्रफ ने अपनी किताब में। बात जब अटकी वो मुशर्रफ के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, सुबह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, हाँ, उस समय वो सब खत्म हो गया। जी। एक बात और, आपने अभी कहा कि हमारे एमपीज को, पॉलिटिकल लीडर्स को, पीपल को पाकिस्तान जाना चाहिए और वहां के लोगों को भी यहाँ बुलाना चाहिए। ठीक है, लेकिन आप तो उस हवन में हाथ जला चुके हैं। नहीं, हाथ कैसे जला भाई? हाथ कैसे जला? आप ये बताइए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मैं आपसे, आई वांट टू स्टॉप यू हियर। हाथ कैसे जल गया? हम वहां जाते हैं। जी, वही बात मैं एक बार छोटा सा एक लाइन बोल दूं मैं। हाँ जी। जो 2005 में अडवाणी जी, आप और सब लोग, मैं भी वहां पर था, उसमें पाकिस्तान गए थे और
जनरल परवेज मुशर्रफ से भी बात हुई थी, आपको याद होगा, रावलपिंडी में, और कार्यक्रम भी हुए थे, कराची के कार्यक्रम भी हुए थे। और कराची में जब जिन्ना की मज़ार पे अडवाणी जी गए और जो कुछ लिखा, 1947 का जो भाषण, जिन्ना के भाषण को कोट किया, उसका बाद तो आपने देख ही लिया कि देश में क्या असर हुआ है उसका। और देश के असर से ज़्यादा कि अडवाणी जी का मतलब, यदि ये एग्जेजरेशन नहीं हो तो एक तरह से पॉलिटिकल करियर को खत्म करने वाला फैसला, मतलब घटना के तौर पर हम देखते हैं। विजय जी, हेलो। हाँ जी। देखिए, अब अडवाणी जी के पाकिस्तान यात्रा के 20 साल हुए हैं। वो 2005 में हुआ, 2025 है, तो उस पर मैं अडवाणी के साथ गया था पाकिस्तान। उस पर एक विस्तृत एक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि कहने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। उस पाकिस्तान में अडवाणी जी को जो एक रिस्पांस मिला, क्योंकि मुझे याद है आप भी थे, पाकिस्तान आए थे, अडवाणी जी को जब जनता से जो रिस्पांस मिला था, मीडिया से जो रिस्पांस मिला था, उसके आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। अडवाणी जी ने एक भी गलत बात नहीं कही थी, लेकिन उसका एक गलत अर्थ यहां संघ परिवार में लगाया गया। उसके बाद जो कुछ हुआ है वो सब आप जानते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन वह आज का चर्चा का विषय नहीं है। चर्चा का विषय यह है कि अडवाणी जी जैसे, यानी लोग समझते थे कि ये तो अयोध्या यानी राम रथ यात्रा के नेता वो पाकिस्तान गए हैं। तो जिस नजरिए से कुछ लोग देख रहे थे, पाकिस्तान के लोग, वहां जाने के बाद लोगों को लगा कि ये तो बहुत, अडवाणी जी बहुत सही बात कर रहे हैं। He met Imran Khan, he met Musharraf, he met many other leaders. हाँ? तो मैं ये कह रहा हूं कि जब इसी तरह हर स्तर पर बातचीत हो जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग इसमें से निकल सकती है। इसलिए मैं ये समझना कि हमने कोई गलत की, अडवाणी जी वहां गए वो गलत हुआ, अटल जी गए और मुशर्रफ से कुछ वो गलत हुआ, सब कुछ पिछले 1947 से अभी तक जो हुआ है सब गलत है, ये नया भारत है, हम कुछ नया करने वाले हैं। ये जो भारतीय जनता पार्टी की आज की सोच है ना भाई साहब, ये बिल्कुल गलत सोच है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, आप जरा इतिहास से सीखिए, हाँ, उसमें जो अच्छी बातें हैं उसको लेकर चलिए। कुछ गलतियां भी हुई है, लेकिन यह कहना कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जो कुछ किया वो सब गलत ही है, सिर्फ हम सही करने वाले हैं, ये जो सोच है भाई साहब, ये भारत को सही दिशा में नहीं ले जाएगा। सर, अभी जब ये ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, तो जो कुछ आतंकवादी ठिकानों पर हमने हमला किया, उसमें पाकिस्तान में 9 ठिकानों पर जिसका जिक्र किया गया, तो कांग्रेस की तरफ से खास तौर से और दूसरे विपक्षी दलों की तरफ से कहा गया कि भाई आप आतंकवादी ठिकानों को मारने की बात कर रहे हैं, ये आतंकवादी तो छोड़े ही वाजपेयी सरकार ने थे कांधार के वक्त में। मैं कांग्रेस बहुत राजनीति करती है हर विषय पे, यानी सिर्फ बीजेपी को क्रिटिसाइज करने के लिए हर एक में गलती ढूंढना। अरे आप जब हुकूमत पे थे, आपने भी कुछ गलतियां की है। तो अब कंधार में क्या हुआ, उस समय क्या परिस्थिति थी, करना सही था या गलत था, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ गलतियां पिछले सरकारों ने की है, तो उसको पार्टी पॉलिटिक्स में न लाए, बिकॉज वी हैव टू ट्रीट दिस एज अ नेशनल इश्यू।
और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब पाकिस्तान की बात होती है या चीन की बात होती है या फॉरेन पॉलिसीज की बात होती है, तब एक नेशनल कंसेंसस की जरूरत है, आम सहमति की जरूरत है। वहां बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ये बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, लेकिन आप तो संसद बुलाते नहीं है कंसेंसस के लिए, आम सहमति बनने के लिए। फिर एक बार हमें वाजपेयी जी से सीखना होगा, नेहरू जी से सीखना होगा। हाँ, जब 1962 में वॉर हुआ तो संसद का सत्र बुलाया गया। उस समय वाजपेयी जी से लेकर हर एक विरोधी दल के नेता ने सरकार की आलोचना की। तो फॉरेन पॉलिसी पर संसद में खुलेआम बहस होनी चाहिए, जो अभी तक हो नहीं रही है। ये अच्छी बात नहीं है। इवन ऑन ईरान इराक वॉर या गाजा का जो विषय है, मैं चाहूंगा कि अगले सत्र में, मानसून सत्र में, इस पर विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। आज ही सोनिया गांधी जी का एक आर्टिकल है हिंदू न्यूज़पेपर में, आप पढ़िए, बहुत अच्छा आर्टिकल है। जी, देखा मैंने। तो इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। संसद में सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में गाजा सीज फायर के विषय पर भारत क्यों अब्स्टेन किया। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारी नीति नहीं है। सर, आखिरी सवाल के तौर पर मैं समझना चाहूँ, जैसे आपने कहा कि आज नया भारत या जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो पुरानी सरकारों की सारी बातों को गलत ठहराती है या ये करती है वो ठीक नहीं है। लेकिन क्या मैं गलत समझ रहा हूँ कि आप जो कह रहे हैं आज की जो मौजूदा सरकार है, नए भारत की जो सरकार है, वो जो सब कुछ कर रही है वो ठीक नहीं? नहीं, देखिए, आज मोदी जी की सरकार ने भी बहुत सारी अच्छी बातें की है। वो हमारे इंटरनल डेवलपमेंट की बातें हो या फॉरेन पॉलिसीज में भी कुछ अच्छी बातें हुई है। मैं, देखिए, ये समझना कि अब हम सत्ता में नहीं है या इस पार्टी में नहीं है तो उस पार्टी का मैं 100% विरोध करूं, ये मैं उस प्रकार की राजनीति को मैं अच्छी राजनीति, स्वस्थ राजनीति नहीं मानता हूं। जो भी पार्टी अच्छा करती है उसको रिकॉग्नाइज करो। नहीं, और जहां गलती होती है, जो नीति है, मतलब स्पेसिफिक बात करते हैं, जनरल तो सब कुछ अच्छा करती है, सरकारें सब काम करती हैं, अच्छा कर रही है। मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत सारा। आज हम जब पाकिस्तान की चर्चा कर रहे हैं तो पाकिस्तान पर जो मौजूदा सरकार की नीति है, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस? आर यू सेटिस्फाइड दैट थिंग? देखिए, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि आप सिर्फ पाकिस्तान का ही विषय ले लीजिए कि हमारे यहाँ पिछले कुछ सालों में हमने अमेरिका पर इतना भरोसा किया कि अमेरिका हमारा सबसे अच्छा मित्र है। अमेरिका ने किया क्या है? हमने क्वाड्रिलैटरल, ये 4 देशों का एक गुट बना, अमेरिका, भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया। तो ऑपरेशन सिंदूर में इन 4 देशों के किसने हमारा समर्थन दिया? क्या अमेरिका ने दिया या जापान ने दिया या ऑस्ट्रेलिया ने दिया? और इस अमेरिका का राष्ट्रपति अब कहे क्या, वो तो नोबेल प्राइज मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भारत पाकिस्तान का युद्ध रोका, और नोबेल प्राइज चाहिए। और दूसरी तरह ईरान पर हमला करने के लिए तैयारी चल रही है। यानी ऐसे राष्ट्रपति क्या हमारा मित्र हो सकता है? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में हमारी जो विदेश नीति है, हमारी विदेश नीति है, इसके 2 प्रिंसिपल्स होनी चाहिए। फर्स्ट, ह्यूमैनिटी फर्स्ट,
मैं ये नहीं कह कहूं नेशन फर्स्ट, नो, ह्यूमैनिटी फर्स्ट देन नेशन फर्स्ट। तो भारत के जो राष्ट्रीय हित है इसकी भी रक्षा होनी चाहिए और पूरा मानव कुल उसका हित होना चाहिए, क्योंकि भारत ये कोई छोटा मोटा मुल्क नहीं है। वी आर वन ऑफ द रिचेस्ट ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस ऑन अर्थ। हमारे पास एक सिविलाइजेशनल विजडम है और दुनिया बहुत कुछ भारत से अपेक्षा करती है। यानी देखिए, आज जो कुछ पिछले कुछ वर्षों से हो रहा है, अमेरिका से दुनिया का मोहभंग हुआ है। Nobody today has any trust in America, including India. तो लेकिन आप तो ये नहीं मानते कि ट्रंप साहब ने दखल दिया है हमारे को? आप मानते हैं कि जो चर्चा आजकल चल रही है कि ट्रंप साहब ने जितनी बार कहा, 12, 13, 15 बार, कि क्या ट्रंप साहब ने मीडिएट किया है भारत पाकिस्तान के बीच? ये मानते हैं आप? नहीं, मैं नहीं मानता हूं। और हम क्यों, व्हाई शुड वी ट्रस्ट हिम? मेरा सवाल यह है कि हम उन पर विश्वास क्यों करें? हमारी स्वयं की एक शक्ति होनी चाहिए दुनिया में। और आज जो कुछ हो रहा है दुनिया, देखिए आज वी आर एट अ वेरी डेलिकेट स्टेज। आज दुनिया का समतोल कहीं ना कहीं खत्म होते दिख रहा है। The world is losing its equilibrium, its stability. यानी ग्लोबल गवर्नेंस नाम की कोई चीज ही नहीं है। यूनाइटेड नेशंस वो भी खत्म हो गया, रोल खत्म हो गया है ना। तो इस आज की जो दुनिया है, इस दुनिया को क्या अमेरिका रास्ता दिखाएगा? तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आज दुनिया में बहुत सारे मुल्क भारत की ओर बहुत अपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। दे वॉन्ट इंडिया टू शो द वे एंड इंडिया शुड शो द राइट वे। और इसलिए हमें पहली बात, हमें अपने पड़ोस में हमारे रिश्तों को अच्छा करना होगा। तो चीन के साथ हमारे रिश्तों को अच्छा करना होगा, पाकिस्तान के साथ करना होगा, बांग्लादेश के साथ करना होगा। जितनी मात्रा में हम पड़ोस में हमारे रिश्तों को अच्छा बनाएंगे तो दुनिया भारत की ओर और एक्सपेक्टेशन करेगा। नहीं तो ये देखेगा इंडिया इज इटसेल्फ mired in so many disputes in its own region। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वाजपेयी जी की जो विवेक बुद्धि थी, पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे हों, चीन के साथ अच्छे हों और अमेरिका के साथ भी अच्छे रहें। अमेरिका हमारा दुश्मन नहीं है। यानी जो मोदी जी कहते हैं ना, विश्व बंधु, भारत विश्व बंधु बनना चाहता है, यानी पूरे विश्व के साथ हमारा बंधुत्व होना चाहिए। इस दिशा में हम यदि अपनी विदेश नीति को बढ़ाने लगेंगे और इसके लिए भारत के अंदर कांग्रेस और बीजेपी और अन्य पार्टियों के बीच एक आम सहमति बननी चाहिए। ऐसा एक दृश्य नहीं दिखना चाहिए कि ये एक दूसरे के दुश्मन है। Which is why it is the responsibility of people like us who are not associated with any party, कि हम सब लोगों को जोड़ें। बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी एक संवाद शुरू हो जाए, जिससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी। और जितनी मात्रा में राष्ट्रीय एकता मजबूत होगी, हम दुनिया में हमारी शक्ति बढ़ेगी। चलिए सर, वक्त हमें नहीं दे रहा इजाजत। आपसे तो बात करने में मन लगता रहता है, बहुत सारी बातें रहती है, बहुत सारा इश्यूज है जिन पर आपका ज्ञान हमें चाहिए। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये वक्त निकाला और बहुत स्पष्ट तरीके से बातचीत की।
आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। अपने दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए। नमस्कार, आभार, प्रणाम।